चलिए बेटा, ये आपका 7 टॉपिक वाइज टेस्ट है पीएमटी कंबाइंड का। इसमें रेडॉक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और आपका अल्कोहल वाला, फिनोल वाला चैप्टर, ईथर वाला। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है फास्फोरस का। तो यहाँ साफ साफ सबको पता है कि +5 आएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं, आसान है। यहाँ पे सल्फर का +6 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे +6 आएगा, इसलिए कि क्रोमियम का +6 से ज़्यादा हो नहीं सकता। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई टाइप, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ऐसे, ठीक ना, ऐसे, ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ इसका +6 आएगा, तो इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा यहाँ से, +5 +6 ना। SO4 - 2 का निकालने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसान है। चलिए अब यहाँ बैलेंसिंग के लिए कह रहा है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, है ना। 2 पार्ट में इसको आप तोड़ लीजिए, तो MnO4 माइनस इधर आप ले लीजिए Mn+2, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 है, तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे ऐसे, और साथ में अगला हमारा Fe+2 से Fe+3 है, Fe+2 से Fe क्या है +3, तो प्लस इधर क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहला वाला आपका जो पार्ट है वो रिडक्शन है, दूसरा वाला आपका ऑक्सीडेशन है। इसमें 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप नेट रिएक्शन को जोड़ लीजिएगा। उसके बाद तो आपका MnO4 माइनस आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करते ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कट जाए, 5 Fe+2 आ जाएगा, और फिर इधर आपका आ जाएगा Fe+3, वो 5 बार आएगा, है ना, और साथ में आपका क्या रहेगा, 5 बार Mn+2 रहेगा। तो ये तो आपको दिख रहा है। और साथ में अब जो यहाँ है H+ है, तो यहाँ देखो कितनी बार है, 4 बार ऑक्सीजन है, तो साथ में इधर जो H2O दिया हुआ है, H2O वो कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, और ये कितनी बार आ जाएगा, यहाँ पे 8 बार आ जाएगा। ठीक है, तो पहला सही चॉइस हो जाएगा। समझ रहा हूँ, देखो मैंने रेडॉक्स आपको बैलेंस कर दिया है, 5 बार Fe+2, 5 बार Fe+3। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था लिखने में उधर, है ना, तो ध्यान देना। यहाँ पे +7 है, यहाँ +2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का इधर चेंज हुआ है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से इन दोनों जगह पे मल्टीप्लाई होगा ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 H2O हो जाएगा, और फिर उसको बैलेंस करने के लिए 8 H+ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जानते होगे बैलेंसिंग तुम लोग। चलो ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा इसको इरेज कर ले, है ना, और उसके बाद तब इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो देखो ये जो है पोर्सन कुछ इरेज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ जो हमने लिखा था ये भी हटा देते हैं, इसलिए हटा देते हैं ना क्योंकि ये थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रही है। चलिए अब हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए अब आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 48 है ना। 48 में देखते हैं 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू CuSO4। तो देखिए CuSO4 है, मतलब कॉपर +2 है, और कॉपर +2 से अगर आप कॉपर बना रहे हैं और अगर आप 2 फराडे पास कर रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई साहब, इसका 1 मोल आएगा, और 1 मोल कॉपर का मास आपको पता है 63 होता है। ठीक है, तो कॉपर का मास भी यहाँ दिया हुआ है, 2 फराडे में 1 मोल बनेगा तो 63 ग्राम बनेगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग 49 पे चलते हैं। तो यहाँ कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और 0.1 फराडे हमने क्या है पास किया है। अब कितना मोल जो है निकेल वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो देखो यहाँ भी वही आपके पास निकेल +2 है, और निकेल +2 से अगर आप निकेल बना रहे हैं तो सीधी सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2। मतलब अगर हम 2 फराडे का पास करेंगे तो 1 मोल बनेगा। आप कितना फराडे पास कर रहे हैं, 0.1 फराडे। तो अगर आप 0.1 फराडे पास करेंगे सर, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 1/2 × 0.1 × 0.1 बनेगा ये। ठीक है, 1/2 × 0.1 बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो ये 0.05 आएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ से कर लीजिए, आ जाएगा ये। समझ रहे हैं ना, क्योंकि 2 फराडे में 1 मोल, तो ये 0.1 फराडे है, ध्यान दीजिएगा 0.1 फराडे है ना। 0.1 फराडे में कितना बनेगा, तो 1/2 × 0.1। ठीक है ना, तो 0.05 आ गया ये। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये कह रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी इलेक्ट्रोलाइज्ड है। ये तो ठीक है, इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो कह रहा है इतना एल्युमिनियम आपको बनाना है, 5.12 kg एल्युमिनियम प्रिपेयर्ड बाय, कितना आपको करंट चाहिए। ठीक है, तो देखो यार यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन, या सीधे कहो कि 3 फराडे जब पास करोगे तो 1 मोल एल्युमिनियम बनेगा।
ठीक है। तो पहले यहाँ से मोल निकाल लेते हैं एल्युमिनियम का यार। तो यह है 5.12, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, और 27 से इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, है ना। इससे तुमको क्या होगा, नंबर ऑफ फराडे निकल जाएगा, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम निकल जाएगा, ठीक है। 5.12 इंटू 1000 ग्राम आ जाएगा, 27 से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अब देखो एक मोल के लिए 3 फराडे, तो इतना मोल आया है, उसमें अगर 3 से गुना कर दोगे, 3 फराडे से गुना कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, चार्ज। 1 मोल के लिए कितना फराडे, 3 फराडे, 10 मोल के लिए कितना, इंटू 10 फराडे, तो इतने मोल के लिए क्या है, इतना फराडे चाहिए। अब फराडे की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 96,500। तो अगर इसको तुम किस में चेंज करना चाहोगे, है ना, तो ये जो तुम्हारी वैल्यू आई है 5.12 इंटू 1000 और बटे में 27 इंटू 3, फराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96,500। ये वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। कुछ करना इसको नहीं है, ठीक है। यहाँ से घटाओगे तो लगभग 9 आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, घटाओ आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, मतलब लगभग ये 9 काटेगा तो 10 आएगा, मतलब 5 ही रहना चाहिए शुरू में। इसी तरह से तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। खाली पावर चेक कर लो बेटा, पावर चेक कर लो, आंसर मैच कर जाएगा। इसको तुम लगभग 1 लाख मान के भी बना सकते हो। तो साफ साफ दिख रहा है कि पावर 5 3 8, मतलब 1 घटेगा तो 7 पावर जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला करा कोराल्स लॉ स्टेट दैट, तो एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ईच आयन मेक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू आर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये बिल्कुल सही है। देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, प्रीवियस ईयर में सवाल आया, वहाँ इसका आंसर गलत दिया हुआ है, वहाँ पे कह रखा है ये वाला फाइनाइट डायल्यूशन, तो नहीं होगा। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ईच मेक आयंस डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ, लिखा है इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ अदर आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ना ये कह रहा है कि दूसरे आयन पे क्या है, डिपेंड करेगा, जबकि यहाँ पे ऐसा होता है नहीं। थोड़ा और इसको ऊपर कर दूंगा तो तुमको स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो तुमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, है ना। तो देखो, है ना, यहाँ देखो ये कह रहा है कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे डिफिनिट कंट्रीब्यूशन करता है ना। और ये कह रहा है व्हाट एवर बी द नेचर ऑफ अदर आयन, मतलब दूसरे आयन पे नहीं डिपेंड करता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो। जैसे सोडियम जो है NaCl का अगर हम डायल्यूशन करेंगे तो सोडियम प्लस का कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा ना। अगर हम NaCl के जगह NaOH का कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वहाँ भी तो सोडियम प्लस का आएगा। तो Na प्लस का हर जगह वैल्यू सेम रहेगा, चाहे NaCl रहे चाहे NaOH रहे, ठीक है। तो दूसरे आयन पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, तो ये सही है, समझ रहा हो। और ये जो दिया इनफाइनाइट डायल्यूशन पे क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन अदर, दूसरे आयन पे डिपेंड करेगा, गलत है, दूसरे आयन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और ये लिखा है व्हाट एवर बी द नेचर ऑफ अदर आयन, तो देखो ये भी सही लिखा है, लेकिन खाली कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टेंस, खाली कंडक्टेंस नहीं बेटा, है ना, या तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहे या तो मोलर कंडक्टेंस रहे, ठीक है। कंडक्टेंस का मतलब C होता है, ध्यान देना। मोलर कंडक्टेंस लेमडा m होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेमडा E होता है। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे या तो लेमडा m डिफाइन होता है या तो लेमडा E डिफाइन होता है, खाली कंडक्टेंस का कोई मीनिंग है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रीवियस ईयर में इसका 4th ऑप्शन दिया है, गलत दिया है। मोलर रहेगा तब भी सही, इक्विवेलेंट रहेगा तब भी सही, लेमडा m के लिए एप्लीकेबल है, लेमडा E के लिए एप्लीकेबल है, केवल कंडक्टेंस C के लिए कोराल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं होता उसका, मीनिंगलेस है, ठीक। और दूसरे आयन पर डिपेंड नहीं करता है, तो अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, 51 इसका आंसर है। चलिए अगला दे रहा है ऑन बेसिस ऑफ E नॉट वैल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं बार बार कहा हूँ कि जब भी आपसे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डायरेक्टली जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा इसको ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोपोर्शनल टू आपका होता है SRP, SRP के प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोपोर्शनल टू SRP के होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जो आ गया है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। थोड़ा सा ये बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, नया है तो यूज टू करने में, है ना। चलिए तो अभी यहाँ पे इसको लेके चलिए, अब यहाँ देखिए, तो मैंने आपको बता रहा था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है SRP का प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे अगर तुम, है ना, तो यहाँ देखो जो वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है वो SOP का वैल्यू दिया है बेटा, है ना। तो पहले इसको SRP में चेंज करो, SRP में चेंज करोगे तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी 0.345, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 0.77 हो जाएगी प्लस में,
ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू ध्यान देना, दोनों वैल्यू मैंने लिख दिया है, प्लस 0.33 प्लस 0.77 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। ये SRP वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब देखो किसकी SRP ज़्यादा होगी, मुझे लग रहा है डॉट लगाने से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बोर्ड में यार, डॉट लगाने पे वैल्यू जो है थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू भी प्लस में हो गई, प्लस 0.35 प्लस 0.77। अब किसका SRP ज़्यादा है, तो देखो नीचे वाले का SRP ज़्यादा है, और ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू दी रहती है, मैं पहले बता चुका हूँ कि रिएक्टेंट का होता है, तो ये जो आपका वैल्यू है इसका है, ये वैल्यू आपका इसका है, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी इसकी हो जाएगी, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट का। मतलब जब आप SRP के SOP में चेंज करेंगे तो वैल्यू के साथ साथ स्पीसीज भी बदल जाता है। तो जो SRP आपका दिया हुआ है Fe+3 का दिया हुआ है प्लस 0.77, जो कि सबसे ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका वही हो जाएगा। तो आपका आंसर यही आ गया है ना, फोर्थ वाला आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ ना, Fe+3 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल जो कह रहा है वो डेल्टा जी का सवाल है। तो मैं बार बार बताया हूँ कि आपको लाना क्या है, आपको Fe+3 से Fe लाना है। तो Fe+3 का वैल्यू मैं बताया था ना, शॉर्टकट कैसे करते हैं, चेला चपाटी से। पहले देख लें कौन चेला चपाटी है, तो ये दोनों तो चेला चपाटी, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब Fe+3 कौन से रिएक्शन से आएगा, इस रिएक्शन से आएगा, इधर भी रिएक्टेंट इधर भी रिएक्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या लोगे बेटा 0.77 इंटू क्या लोगे बेटा 3, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। अब अगला देखो, प्रोडक्ट में तुम्हें क्या चाहिए, Fe चाहिए, और Fe इधर भी प्रोडक्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू लेंगे बेटा, यानी 0.47 लेंगे इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेंगे 2 लेंगे बेटा, और फिर सीधे कितना है 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया बेटा तुम्हारा, ठीक है। सिर्फ यही करना है, फिर से ध्यान दो, अच्छे से समझ लो कैसे करना है। हमें Fe+3 से क्या चाहिए, Fe चाहिए, तो Fe+3 से Fe चाहिए, Fe+2 चेला चपाटी है, कट गया। अब Fe+3 कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से आएगा, ये रिएक्टेंट है, इधर भी रिएक्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू है 0.77 वही वैल्यू हम लेंगे, इंटू क्या कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है बेटा। फिर आगे देखो, आगे हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में क्या चाहिए, Fe चाहिए। अब Fe हमारा कहाँ से आएगा, इस वैल्यू से, इस रिएक्शन से आएगा, इधर भी प्रोडक्ट है, इधर भी क्या है प्रोडक्ट है। अगर सेम वैल्यू रहेगा तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, सेम वैल्यू हम रखेंगे, समझ रहे हो। और अगर उल्टा रहेगा तो उल्टा रखेंगे, तो यहाँ हम क्या रखेंगे 0.47 रखेंगे, इंटू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है 2 है। देखो नीचे वाले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, हमने 3 नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया बेटा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ Fe+3 से Fe+2, इसमें देखो कितना इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में है, तो इंटू 1 करेंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ Fe+2 से Fe वाले में इलेक्ट्रॉन कितना 2 है, तो इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, वैल्यू यही रखेंगे 0.47, और फाइनल वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है जरा चेक करो, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बटे 3 कर देंगे, यानी 0.77 इंटू 1, 0.47 इंटू 2 बटा 3 करो, अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये कर लो, फटाक से आ जाएगा। देखो 77, इधर से 94 आएगा, घटाओ तो थोड़ा सा 0.17, 3 से डिवाइड करो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा ना। शॉर्टकट बताया था, और पूरा बेसिक मेथड है डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3, ठीक है ना। तो चलो अब अगला आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, KCl है, KNO3 है, सारे के सारे हैं, आपको CH3COOH का निकालना है। तो CH3COOH मतलब तुमको निकालना है CH3COO माइनस और प्लस H+। तो देखो CH3COO माइनस कहाँ से तुमको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा, देखो यही है सोडियम एसीटेट, यहाँ से ये आएगा वैल्यू, है ना। तो यहाँ से तुम्हारी वैल्यू आएगी, है ना। और H+ कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा, समझ रहे हो, यहाँ से मिलेगा, H+ मिलेगा। 3 दोनों को जोड़ दो, 3 दोनों को जोड़ोगे तो H+ यहाँ ला रहे कितना आएगा 426, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 91, ये दोनों आ गई। प्लस में तुमको क्या एक्स्ट्रा में कौन है, NaCl आ गया है, एक जगह से सोडियम, तो इसको क्या है NaCl माइनस कर दो, माइनस कितना NaCl कर दो, 126 माइनस कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। देखो CH3COOH का मतलब तुमको CH3COO माइनस चाहिए, H+ चाहिए। अब H+ कहाँ से आएगा, इस रिएक्शन से आएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई। एसीटेट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और H जो Cl और सोडियम एक्स्ट्रा उसको NaCl से घटा दो, तो ये वैल्यू आएगा, दोनों को जोड़ के घटा दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 390, ठीक है। अरे यार देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से आपसे पूछा है, तो मैं बार बार कह चुका हूँ कि जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए डॉट लगाने पे कुछ कुछ भाग रहा है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, S.R.P SRP के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ सब सारा का सारा डाटा जो है थोड़ा सा ध्यान दो, देखो तो ये SRP का डाटा है, ये भी SRP का डाटा है, ये भी SRP का डाटा, और ये भी किसका है SRP का डाटा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझ के यहाँ पे ध्यान दे के करना है, ठीक है ना।
क्योंकि ऑप्शन देखो SRP है। अब देखो SRP का डाटा है, जो भी डाटा होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये देखो इसका SRP का डाटा है, ये जो है इसका SRP का डाटा है, ये जो है इसका SRP का डाटा है, ठीक है, और ये जो है वो इसका SRP का डाटा है, मतलब क्लोरीन का डाटा है, ठीक है, ये MnO4 का डाटा है। तो आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा तो यही होगा बेटा ना, MnO4 माइनस, क्योंकि देखो इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। चलो अब अगला पूछा है सेल रिप्रेजेंटेशन आपका दिया हुआ है, मतलब सेल रिएक्शन दिया है तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो देखो जिंक से जिंक +2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 से कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। यही हो गया, ये नोड हो गया तुम्हारा, एक कैथोड हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। 57 तो अब यहाँ देखो यही तुम्हारा कह रहा है EMF दिया हुआ है इस सेल का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। तो यहाँ देखो इसका तो 0 होता है बेटा, सबको पता है। H2 से H+ का 0 होता है, तो जो भी E0 सेल आएगा Ag की वजह से ही आएगा ना। तो जो तुम्हारा E0 सेल तुम्हारा दिया है 0.8, वो सीधे सीधे किसके बराबर होगा, E0 Ag प्लस Ag, इसी के बराबर होगा। और साथ में क्या हो जाएगा +0, क्योंकि उसका तो 0 होता है। H2 से H+ का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है यार SRP, ठीक है। तो यही वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो तुमसे कौन सा पूछा, लेकिन ध्यान दो तुमसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है। रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा 0.8, तो ऑक्सीडेशन क्या है उसका उल्टा यानी -0.8, तो सही आंसर, ठीक है। चलो अब यहाँ तुम्हारा देखो दिया हुआ है, इस रिएक्शन के लिए निकालना है। 2 हाफ सेल दिया है, तो देखो Mn+2 से Mn दिया है, तो Mn+2 से Mn दिया है, Mn+2 से Mn दिया है, कितना वैल्यू दिया है -0.18 दिया है, ठीक। और Mn+2 से Mn+3 भी दिया, Mn+2 से Mn+, देखो यहाँ Mn+3 से Mn+2 दिया है, तुम्हें इसका उल्टा चाहिए। तुम्हें चाहिए देखो पहले Mn+2 से Mn चाहिए, Mn+2 से Mn दिया है, Mn+3 से Mn+2 दिया है, तुम्हें Mn+2 से Mn+3 चाहिए, मतलब कितना चाहिए 1.51। अब इन दोनों को जोड़ दो बेटा, तो जोड़ोगे तो हमारे हिसाब से वैल्यू क्या है ना, एक मिनट, ये वैल्यू तुम्हारे निगेटिव में आएगी, ध्यान देना। Mn से Mn+2 की वैल्यू, Mn+2 से देखो ये वैल्यू जो Mn+2 से Mn की वैल्यू है क्या है, माइनस में है, ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। Mn+3 से Mn की वैल्यू प्लस में दिया है, लेकिन तुम क्या है, तुम तो उल्टा कर रहे हो ना, तुम तो Mn+2 से जा रहे हो ना, तो ये वैल्यू तुम माइनस में लोगे बेटा, माइनस में लोगे, यानी पहला -1.18 और दूसरा वैल्यू ले लोगे तुम -1.51, तो फाइनल आएगा तुम्हारा -2.69 ये। और कितनी बार बताया जा चुका है कि जब भी E0 सेल हाईली नेगेटिव आएगा तो सेल डड नॉट वर्क, ठीक है। अब पूछा है कि इसमें से कौन सही नहीं है, तो जो E0 सेल होता है मैं बताया हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड होता है प्लस होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये गलत दिया हुआ है। SRP ऑफ कैथोड प्लस SOP ऑफ एनोड, SOP ऑफ एनोड मतलब जाओ, SRP मतलब आओ, तो जाओ प्लस आओ, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन को धक्के न देता है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब 60 का रहा है कि हम स्टोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान देना कि CuSO4 को जिंक में स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि CuSO4 को अगर जिंक में स्टोर करोगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा यार, ZnSO4 बन जाएगा, तो जानते हो कि फेमस सवाल है, प्लस Cu बन जाएगा। तो मतलब लेस रिएक्टिव मेटल में नहीं स्टोर किया जा सकता है, मतलब सॉरी लेस रिएक्टिव मेटल को साल्ट को मोर रिएक्टिव मेटल में के प्लॉट में नहीं हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए ZnSO4 है, अगर उसको हम आयरन में रखेंगे तो कोई टेंशन नहीं, आयरन लेस रिएक्टिव मेटल। लेकिन अगर मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल में अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को रखेंगे तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल में लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट सॉल्यूशन को नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब लिखा हुआ है कि आपका देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान दीजिए Br2 से Br- है और Cl- से क्या दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ है ना। तो बहुत लोग इसको परेशान हो जाते हैं कि कैसे क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए इस साइड में हमेशा जो होता है बेटा वो हमारा होता है एनोड, और इस साइड में हमेशा हमारा क्या होता है, कैथोड। तो घबराइएगा मत, बहुत जगह इसको किताबों में जैसे या कोचिंग वोचिंग वाले Br2 से Br- देता है, एक्चुअली में सही इसका Br- से Br2 होना चाहिए, बट NTA वाले ने अपने टेस्ट सीरीज में भी इस तरह से दे रखा है। तो घबराइएगा मत, अगर ऐसा सवाल नीट में आता है तो ध्यान रखिएगा इधर हमेशा एनोड होगा, उधर हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। तो इधर वाला एनोड है, मतलब यहाँ Br- से क्या बन रहा होगा, Br2 बन रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उधर रिडक्शन हो रहा होगा। तो इस हिसाब से आपको टिक लगा देना है, घबराना नहीं, यही नहीं कि जो दिया वही लगा दीजिए, हमेशा एनोड का ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिडक्शन, ठीक है। चलिए अब लिखा हुआ है कि E0 सेल आपका दिया हुआ है बेटा, है ना, आपसे पूछ रहा है EMF मतलब E सेल पूछ रहा है, तो एकदम लड्डू सा सवाल है नर्स्ट इक्वेशन का, है ना। तो E जब यहाँ से तुम देखो Na प्लस से Na का दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया, अच्छा E0 सेल ही पूरा दे रखा है तो कुछ करना ही नहीं है,
सीधे नर्स्ट इक्वेशन लगाओ तो हम लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट लिखते हैं 1.05, देखो नीट का सवाल है, माइनस 0.06 अप्रॉक्स में बाई 2, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो 2, लॉग प्रोडक्ट देखो, तो प्रोडक्ट में तुम्हारा कौन है, Ni है, ये Ni+2 है, बेसिकली Ni+2 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 0.16, तो ये हम ले लेते हैं 0.16, और बटे में Ag कितना है, तो 0.02 है, ये 0.02 है, नहीं 0.002 है, एक और है पॉइंट, और इसका भी क्या है, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सोल्व करना है बेटा, सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या है, आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को थोड़ा सा 0.00 है तो इसको 4 करके और ऊपर लेके चले जाओ, 10 की पावर में करो, सोल्व करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो आया हुआ सवाल दिख रहा है कि इससे थोड़ा सा क्या है, वैल्यू कम आएगा, ठीक है ना। चलो अब अगला लिखा है फॉर सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन 2 दिया हुआ है, ठीक है, और ई नॉट सेल देखो 0.295 दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो तुम लोग फार्मूला जानते हो, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है बताओ, 0.059/n, मतलब 2 log के इक्विलिब्रियम। ये बताया हुआ है कि नर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे ऐसे हो जाता है, और ई नॉट सेल 0.295 दिया है ना, ई नॉट सेल आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ना, 0.295 दिया है ई नॉट सेल, और बराबर यहाँ से 0.059/2, ये कटाएंगे यहाँ से तो 5 आएगा, और ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और लॉग के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ आप करेंगे तो ये 10 बराबर लॉग के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो सबको पता है कि अगर हम लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, 10 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा सवाल इसी फार्मूले पे है, सोल्व करना है, प्रीवियस ईयर भी है, क्लास में भी करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, है ना, ताकि आसानी हो जाए आपको ये बताने में। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए लिखा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल दिया हुआ है, तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू पूछ रहा है। तो डेल्टा जी नोट का फार्मूला आप सबको पता है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, साफ साफ दिख रहा है, 2 इंटू एफ, फराडे की वैल्यू होती है 96,500, और इंटू ई नोट कितना है 1.1, आप चूंकि किलो जूल में दिया तो 1000 से क्या करो, डिवाइड कर दो। मैं कितनी बार बताऊँ, अंदाज पे किया करो, 2 जीरो काटो, और ये जो तुम्हारा है 965, इसको लगभग 1000 मानो, तो इधर से कट के 100 आ जाएगा, गुना कर लो यार, तो 200 मतलब लगभग आएगा, 212, थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.1 है, तो ठीक है कर लो। फिर लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0.08 दिया है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर। तो देखो डेल्टा जी नोट बराबर फार्मूला होता है -2.3 RT लॉग, है ना, ये दिया है 8 × 10 की पावर -3, ठीक है ना, इस हिसाब से हमको करना है। तो -2.3 RT की वैल्यू, -2.3 × R की वैल्यू सबको पता है -20, और टेम्परेचर भी सबको पता है 300, लगभग अप्रॉक्स में क्या करो, और लॉग को शॉर्टकट बताया क्लास में कि इससे 3 है तो 3 रख दो, और 0.8 को 1 बढ़ा के 9 कर दो, 0.9 कर दो, तो ये लगभग तुम्हारा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लगभग यहाँ से देखोगे तो 6000 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से जब करोगे तो लगभग 2.1 और आ जाएगा, तो 6 दूनी 12,000, उसको चेंज कर लो बेटा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर आएगा, है ना। और यहाँ ध्यान देना, गलत यहाँ पावर -3 है तो यहाँ माइनस में आएगा बेटा, ये माइनस में आएगा, ठीक है ना, ये माइनस में आएगा चीज़, है ना, ये ध्यान देना माइनस में आएगा, तो अल्टीमेटली फाइनल माइनस आंसर क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 65 था। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। लिखा है फॉर अ स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल विच इज करेक्ट, है ना। तो कोई भी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डेल्टा जी निगेटिव होगा और ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो वही होगा, स्पॉन्टेनिटी तभी होगा जब डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे डेल्टा ई नहीं होगा, ये ई सेल है, बेसिकली ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा जी निगेटिव, ई सेल पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए पेपर में सही रहेगा, ई सेल है। अब लिखा हाईएस्ट कंडक्टिविटी, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा, एक्चुअली ये सवाल इनऑर्गेनिक में भी हो सकता है, ऑर्गेनिक में भी हो सकता है, और फिजिकल में हो सकता है ना, क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका ज़्यादा ज़्यादा डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, ज़्यादा आयंस देगा, ठीक है ना। तो अब देखो जो ड्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड है, क्योंकि एक्सप्लेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा -I से, तो जो एसिटिक एसिड का फार्मूला जानते हो तुम लोग, COOH होता है। अब यहाँ अगर 2 फ्लोरीन तुम लगा दो, हाइड्रोजन हटा दो और 2 फ्लोरीन लगा दो,
इसका माइनस आई क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा यार। अब इसी पे है यार, यहाँ एक बार फ्लोरीन लगा है, यहाँ सिर्फ एसिडिक एसिड है, यहाँ क्लोरो है, तो क्लोरोफ्लोरो में माइनस आई किसका होता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ 2 बार माइनस आई लग रहा है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा H+ देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। ठीक है, चलिए अब अगला पूछा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा दिया हुआ, 0.1 कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सबको पता है ना, फार्मूला हमको पता है, कप्पा इंटू 1000 अब बटे में नॉर्मलिटी कितना है, 0.1 है, तो आप यहाँ से क्या है इसको डिवाइड कर लीजिए, ये 0.1 आएगा बेटा है ना, ये 0.1 लिखा हूँ, ठीक है ना, तो 0.1 है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये चला जाएगा आंसर है ना, ये 0.1 है तो ऊपर चला जाएगा ना पावर है ना,